और आज के मॉक टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन के और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक से लिए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है पहले आप गेस करें, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको बताता चलूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मिलती रहे। ठीक है, ये तो ये रिवीजन वीडियो एक तरीके का। अगर आप डेली 5 क्वेश्चन भी करते हैं हर एक टॉपिक से तो इससे भी आपका जो है एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो हमारे जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको इस तरह की वीडियो जो है डेली प्रोवाइड की जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, शोध की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये शोध की प्रक्रिया से पूछा गया है। अगर आपने पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी अनुसंधान के ऊपर वो आपने देखा हो तो आप इसका आंसर जानते होंगे कि शोध प्रक्रिया का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि शोध की जो समस्या होती है उसका चुनाव किस दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोधार्थी की रुचि के दृष्टिकोण से जो है शोध की समस्या का चयन होता है। ठीक है, या चुनाव किया जाता है। जिसमें शोधार्थी की रुचि होती है उसी प्रकार की समस्या वो लेता है और फिर उस पर शोध करता है। तो जब मैंने आपको बताया था कि अनुसंधान प्रक्रिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी सारे चरण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने बताया था कि समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अभिकल्प तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जो प्रदत्त जो संग्रह उपकरण होते हैं उनको विकसित किया जाता है। फिर सैम्पलिंग यानी कि न्याय दशा का चयन किया जाता है। फिर अनुसंधान प्रस्ताव लेखन होता है। ठीक है, तो इन सब ये सब जो प्रक्रिया होती हैं वो अपनाई जाती है शोध के लिए। ठीक है, तो आपको ये लाइन से याद रखनी है सारी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं जो है लिंक दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें एक्सप्लेनेशन वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वितरणात्मक शोध अध्ययन की एक विशेषता कहा जाता है। ठीक है, वितरणात्मक शोध के अध्ययन की एक विशेषता कहा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सामान्यकरण तक पहुंचने के लिए आगमन और निगमन की तार्किक विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कई लोग जो हैं इस पर कन्फ्यूज़ होंगे कि शोध अध्ययन की क्या विशेषता पूछी जा रही है इसमें, लेकिन याद रखिए इसमें वितरणात्मक शोध की अध्ययन की विशेषता पूछी जा रही है। अगर हमसे ये नहीं देता वितरणात्मक शोध, सीधा पूछता कि शोध की विशेषताएं बताओ, तो हमारा आंसर और ऑप्शन जो है वो सारा अलग होता। ठीक है, तो शोध के अध्ययन की विशेषता या कहें कि शोध की विशेषता क्या क्या होती है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि वस्तुनिष्ठता, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें, मैं ऐसे बोल देता हूँ। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, निश्चयात्मकता, वैधता, ठीक है, और अनुभवात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो ये सब जो है विशेषता के अंतर आ जाती है शोध की विशेषताएं। तो इसमें लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वितरणात्मक शोध के अध्ययन की विशेषता बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, तो इंद्रिय अनुभव परक शोध में नहीं रखा जाता, ऐतिहासिक शोध में नहीं रखा जाता, प्रयोगात्मक में नहीं रखा, आत्मकथात्मक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शोध के प्रकार भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो शोध के प्रकार आपको पते होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो शोध है यानी कि जो अनुसंधान होता है उसे परिणाम के आधार पर अलग बांटा गया है। ठीक है, परिणाम के आधार पर अगर हम बात करें तो शोध को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मौलिक और एक व्यवहारिक। और अगर हम बात करें तर्क के आधार पर, तो तर्क के आधार पर भी शोध को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक आगमनात्मक और एक निगमनात्मक। ठीक है, और उद्देश्य के आधार पर भी जो है कि शोध को वर्गीकृत किया गया है, अनुसंधान को वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि वर्णनात्मक, सहसंबंधात्मक, प्रयोगात्मक, व्याख्यात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शोध का वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध सदैव है। शोध सदैव है, क्या होता है शोध, तो याद रखें इसे हम कहेंगे पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान का या ज्ञान की गवेषणा और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। तो तीनों इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शोध में सदैव ये बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है बताना है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं, साक्षात्कार एवं शोध उपकरण है। साक्षात्कार एवं शोध उपकरण है, नहीं, गलत है ये। यदि अशिक्षित जनसंख्या का अध्ययन करना हो तो आंकड़ों के संग्रहण के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखें इसमें बी दे रखा है, इसके साथ ए भी दे रखा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है ए ना और ना ही बी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रियात्मक शोध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध, और क्रियात्मक शोध इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो पीपल एंड एनवायरनमेंट के हैं, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं जन और पर्यावरण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से शरीर के कौन से अंग की जोखिम के प्रारंभिक दौर के दौरान परमाणु विकिरण से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ठीक है ना, तो कौन सा शरीर का अंग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा, बोन्स मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन सिंक द्वारा प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की घटना का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायो सेक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्वेस्ट्रेशन, बायो सेक्वेस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वेरी सिंपल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय ग्रीन हाउस गैसें, कोई 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको मुझे कमेंट में बताते हैं, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव है जो वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फंगी यानी कि कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है? तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ऑप्शन नंबर ए। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि मीथेन गैस के स्रोत क्या क्या होते हैं? कहाँ कहाँ से मीथेन गैस निकलती है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप इसका भी जो आंसर है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कणिका तत्वों के संदर्भ में सही है? ठीक है, सही है बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं, यह मुख्य रूप से कोहरा है जो कि शीत ऋतु में होता है, बिल्कुल गलत। यह डीजल ईंधन के कारण उत्पन्न होता है, ये सही है। और यदि ऐसे प्रदूषण में लंबी अवधि तक रहा जाए तो यह श्वसन नली और फेफड़े की समस्या पैदा करता है, बिल्कुल सही। तो दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दूसरा और तीसरा जो कथन है वो इसमें सही है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सारे के सारे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है पूछ रहा है इसमें, ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है इसमें हमसे। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, पहले ही असत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सही सभी सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, शिक्षण शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? ठीक है, विशेषज्ञता को दर्शाता है बताना है हमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो विशेषज्ञता को दर्शाते हैं, जैसे कि अवधारणा का ज्ञान होना, शिक्षण का कौशल होना, निर्णय लेने का कौशल होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त पूछ रहा है इसमें, ठीक है, अनुपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, यानी टीचिंग मैक्सिम्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अध्यापन के सिद्धांत में मतलब कौन से इसमें से अध्यापन के सिद्धांत हमें बताने हैं। तो मानववैज्ञानिक से तार्किकता की ओर ये है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी है, मूर्त से अमूर्त रूप प्रकृति का पालन करना ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है या दर्शाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजन करना, दोनों ए और बी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संघटक भाग में एक समस्या का हल की क्षमता। ठीक है, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द या कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियम के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत। ओके, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है कम्युनिकेशन के यानी कि संप्रेषण की। तो चलिए करते हैं इन्हें भी सॉल्व। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से या रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकोडिंग या कूट लेखन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा। ठीक है, आत्मवाचन भी यहाँ पर जो है शब्द इस्तेमाल हो सकता था। ठीक है, स्व अवधारणा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? आई होप कि ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर आता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, द्विव्यक्ति संवाद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? मूल तत्व है तो ये है प्रतिपुष्टि। ठीक है ना, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे व्यक्ति के पास वो गया, ठीक है, जाने में माध्यम का इस्तेमाल भी हुआ, और फिर उसके बाद इस व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया रही उसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। उसी आधार पर संचार जो है वो आगे चलता है, अन्यथा वो बाधित हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संचार में। नेक्स्ट है, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुख भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है एसर्टिव यानी कि स्वीकारात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाए टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन के और एनवायरनमेंट के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ डेली मिलती रहे। और वीडियोज़ देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर सारी लिंक्स देख सकते हैं। लिंक पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।